मेरे घर आ, मैं खिलाऊंगा, ठीक है, हो गया, चलो स्टार्ट। ओके बेटा, तो लैम्डा इक्विवेलेंट क्या है? इट इज कंडक्टेंस डन बाय सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लैम्डा इक्विवेलेंट कटप्पा इंटू वी होता है। कटप्पा होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलो। वी इज दैट वॉल्यूम विच कंसिस्ट ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। या लैम्डा इक्विवेलेंट होता है कटप्पा इंटू 1000 बाई कप्पा इंटू 1000 बाई एम एन, और एन क्या है? नॉर्मेलिटी है। और नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, या ये बराबर होता है W बाई ई इंटू 1 बाई वी इन लीटर, या बराबर होता है W बाई ई इंटू 1000 बाई वी इन ml। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है जल्दी बोलो? वो होता है मोलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर किसी का क्या होता है? चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटाइन और एनाइन, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन आइदर कैटाइन और एनाइन इज वैलेंसी फैक्टर। करेक्ट दीवान? उसको चला ले, बंद कर लेंगे, है ना। तो टोटल आवाज नहीं है ना इतनी मेरी अभी, थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स, लग गई। ओके चलो, अब आई सपोज यहां तक बात क्लियर सब लोगों। अब देखना, इसका लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर होता है बेटा कटप्पा अपॉन 1000 into n, where कटप्पा इज इन ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये हो गई सारी कहानी, ठीक है। मान लो बेटा ये एक सोल्यूशन है, इसमें 0.25 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी कंडक्टिविटी x है, तो लैम्डा इक्विवेलेंट कितना होगा? एक सोल्यूशन है जिसमें 0.25 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, बस तूने बता दिया, आप चुप रहना, अपना अपना आंसर, तेरा आंसर भी वही है जो इसका है, ठीक है, चुप रहे। 0.25 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी कंडक्टिविटी x है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी? 4 अपॉन x, नहीं तो तेरा 4x है ना, बस बस कोई बात नहीं। हाँ, x इज कंडक्टेंस डन बाय दिस सॉल्यूशन। इस 0.25 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, इस सॉल्यूशन के द्वारा किया गया कंडक्टेंस x है, तो बताओ इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना होगा? 4x भाई, 0.25 के द्वारा x किया गया, तो 1 के द्वारा जो किया जाएगा वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, सही है, तो ये हो जाएगा 4x, समझा? अच्छा, इसके बाद में जो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है, वो डाइल्यूशन पर मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, स्लाइटली इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, स्लाइटली इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। किसकी ज्यादा बढ़ती है डाइल्यूशन पे? वीक इलेक्ट्रोलाइट की कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की? वीक की, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन बढ़ जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा बढ़ती है क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन बढ़ जाता है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन नहीं बढ़ता है, लेकिन वहां भी बढ़ती है क्योंकि वहां पे थोड़ी स्पेस बढ़ जाती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हल्की सी कंडक्टेंस बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? क्योंकि इंटर एटॉमिक सेपरेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। ओके, और तुम क्या बोल रही हो? आयंस क्या हो गए? बढ़ जाएंगे। तुम क्या बोल रही हो? वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये तो मैं ही बता रहा हूँ, तुम क्या बता रहे हो? मैं बोल रहा हूँ डाइल्यूशन बढ़ रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब कंडक्टेंस क्यों बढ़ रहा है मैं ये पूछ रहा हूँ। एक दूसरे से कोलाइड मतलब घोड़े घोड़े की दूरी बढ़ गई है, ऐसा? वाह यार, क्या बात कही तूने, एकदम एग्जैक्ट टर्म, कुछ कुछ कर उसको। नहीं नहीं, लेकिन तेरा टर्म उसका एकदम एग्जैक्ट था। इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम हो जाएगा, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो बढ़ता है वो क्यों बढ़ता है? ड्यू टू, देख के बताया ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो बढ़ता है वो क्यों बढ़ता है? ड्यू टू डिसोसिएशन बढ़ जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद में अपन इसको मिटा, अब कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नापने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, अकल-ऑन-सागर इक्वेशन होती है अपने पास, ठीक है ना। वीक के लिए हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं होती, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस नापने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, अकल-ऑन-सागर इक्वेशन, जो होती है लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम नॉट माइनस बी अंडर रूट सी होती है, जहां पे लैम्डा इक्विवेलेंट लिख लो या लैम्डा एम लिख लो, इट इज मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन, इट इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन, इट इज हकल-ऑन-सागर कांस्टेंट एंड इट इज कंसंट्रेशन। तो जब कंसंट्रेशन इनफाइनाइट हो जाएगा, सॉरी कंसंट्रेशन जब जीरो हो जाएगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगा, तो लैम्डा एम सी बराबर लैम्डा एम इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, इसके लिए मैं चाहूं तो लिख सकता हूं y इज इक्वल्स टू एम एक्स और ये c, तो इसका मतलब ऐसा कुछ जाएगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गई, स्लोप नेगेटिव है, ये हो जाएगा लैम्डा एम और इंटरसेप्ट हो जाएगा लैम्डा एम नॉट, और जो स्लोप है जो कि tan थीटा है वो बराबर होगा माइनस बी के, ये हो जाएगा अंडर रूट सी, करेक्ट है, सही है। अब इसमें अपन को लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस मिल गई है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिस इज द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और c बराबर जीरो, यहां पर c बराबर हो जाएगा जीरो, ठीक है। पर जब यही चीज हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए करते हैं तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स द लिमिटिंग वैल्यू कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय एक्स्ट्रा प्लॉटिंग ऑन दी ग्राफ, वो कुछ ऐसे चला जाता है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ पे प्लॉट करके अपन इसकी लिमिटिंग कंडक्टेंस निकाल सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें कभी भी अंतिम वैल्यू नहीं मिलती है, ग्राफ पैरेलल हो जाता है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए चीज पॉसिबल नहीं थी, तो ऐसा करने के लिए हमने एक नई चीज का प्रयोग किया जो कि आया था कोलरॉश लॉ। तो कोलरॉश लॉ ने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए KOHL राउ स्कूल कोलरॉश लॉ, उसने बोला कि द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ अ आयन इज सेम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अदर काइंड ऑफ द आयन। उसने क्या बताया, उसने बोला कि किसी आयन के द्वारा किया गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सेम होता है, इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि काउंटर आयन कौन सा प्रेजेंट है, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा किसी आयन के द्वारा किया गया कंडक्टेंस सेम होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि काउंटर आयन उसके सामने कौन सा है। ये बड़ी बात है, क्यों? क्योंकि जब कोई कैटायन माइग्रेट करेगा तो वो एनायन के नेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि उनके बीच एक आकर्षण होगा, आकर्षण यदि ज्यादा होगा तो आयन स्लो मूव करेंगे, आकर्षण यदि कम होगा तो आयन फास्ट मूव करेंगे। लेकिन बात नोट करने लायक ये है कि बात इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कही गई है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जीरो कंसंट्रेशन, मतलब सेपरेशन बहुत ज्यादा है। सेपरेशन बहुत ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि वो सेपरेशन जिस पर कि कैटाइन और एनाइन के बीच का आकर्षण प्रैक्टिकली जीरो हो, उसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं, ठीक है। वो दूरी जिस दूरी पे कैटाइन और एनाइन का आकर्षण प्रैक्टिकली जीरो हो, उसको हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। तो भाई चाहे कोई काउंटर आयन हो, चूंकि वो इनफाइनाइट दूरी पे है हर काउंटर आयन, तो उसका असर आना तो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस नाप सकते हैं इनडायरेक्टली। कैसे? स्ट्रॉन्ग की नाप लेंगे और स्ट्रॉन्ग की नाप के प्लस माइनस गोलमोल करके वीक की भी नाप लेंगे। उन्होंने बोला करके बताओ। उन्होंने देखो चाचा आपको एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी नाप ली। मैं एक काम करता हूं, मैं इसकी नाप लूंगा यूजिंग हकल-ऑन-सागर इक्वेशन सोडियम एसीटेट की। मैं HCl की नाप लूंगा, मैं NaCl की नाप लूंगा। इसमें से ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए उसकी माइनस कर देंगे। क्लियर है? जैसे एक सवाल में पूछ लो कि इसकी निकालनी है, इसकी दी है, इसकी दी है, तो किसकी और लें कि इसकी कंडक्टेंस हम निकाल पाए। तो आप बोलोगे जो एक्स्ट्रा है उसकी और ले लो कहीं से कंडक्टेंस और माइनस कर दो, निकल जाएगी। ठीक, मान लो एग्जामिनर आपको बड़ा वाला है, उसने यहाँ पे K2SO4 भी दे दिया, उसने इसकी कंडक्टेंस भी दी हुई है, तो आप बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, हमें इसकी जरूरत नहीं, ना प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे, तो एक्स्ट्रा दिया उसने। ठीक है, जैसे मान लो
इतनी बात सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो दिक्कत, नो परेशानी। हाँ, जैसे मान लो वो यहाँ पे दे देता CH3COO Na की दे देता, H2SO4 की दे देता और Na2SO4 की दे देता और बोलता एसिटिक एसिड की ना पाओ, तो मैं कहता ओके बाबा ठीक है, इसकी CH3COO Na ऐड कर देता किसके साथ? H2SO4 साथ, और माइनस किसकी करता? Na2SO4 की। बैलेंस तो ही नहीं ना मामला, ये 2Na है इधर तो एक ही है, तो इसको 2 से करते, माइनस कर देते, माइनस करते तो बचता क्या? 2Na ने 2Na को मारा, 2 एसिटेट बचा, सल्फेट ने सल्फेट को मारा, Na से मर गया, बचा क्या? 2 एसिटेट बचा और 2H+ बचा, पर हमें तो एसिटिक एसिड की चाहिए, तो जो इससे आई उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे। क्या बात समझ में आई? तो लॉजिक और कॉमन सेंस का फुल इस्तेमाल करते हुए अपन को कॉलरॉच का नियम लगाना है, ठीक है। और ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में ओरिजिनली स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ अ आयन इज सेम irrespective of the presence of the counter ion at infinite dilution. Got the point? Got the point? अब एक बात और बोलता हूँ, लाइन सुनना। वो बोलता है द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटाइन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनाइन। इसमें कोई माइनस प्लस डिवीजन सब्सट्रैक्शन कुछ नहीं करना। क्या बोला मैंने तुम लोगों से? मैं इसको मिटा दूं? चले मिटाओ दिस। ये कंसेप्ट क्लियर सबका? अकल ऑन सागर क्लियर है, कॉलरॉच क्लियर है। अब तुम्हारा काम क्या है? आज ही जाके, तुम्हें कहां से समय निकालना है तुम जानो, मेरे को नहीं पता, लेकिन आज ही जाके इसको रिवाइज करना है यदि अपन को सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि ये आपके लिए गोल्डन चांस है भाई। इसके बाद एक चांस और मिलेगा तो सब्जेक्ट सीख जाओगे, उसके बाद एक और मिलेगा। सही बात है, मतलब मैं जितना वादा करता हूँ उससे ज्यादा काम करता हूँ। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ 2 बार पढ़ाऊंगा, तो आप मान के चलो ये 2 बार 3 बार भी हो सकता है और 4 बार भी हो सकता है, लेकिन 2 बार तो गारंटेड पढ़ाऊंगा। पर यदि आप हर बार मेरे साथ कोशिश करते रहोगे तो आप जंग जीत जाओगे, ये गारंटेड है। पर पढ़ना वैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, टेस्ट भी वही वाला सॉल्व करना है जो मैं दे रहा हूँ। उसमें ये नहीं है अरे सर आप फालतू का टेस्ट दे रहे हैं, वो तो नीट में आता ही नहीं। अरे अकल मेरे को ज्यादा है, तुमको ज्यादा है? मेरे को ज्यादा ऑब्वियसली सब्जेक्ट रिलेटेड अकल मेरे को ही ज्यादा होगी, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है तुमसे, मेरे को पता है रिजल्ट कैसे देना। ऑब्वियस ही बात है यार, मेरे को पता है रिजल्ट कैसे देना, तुमसे थोड़ी ना सीखूंगा रिजल्ट कैसे देते हैं। मुझे पढ़ाने दो और जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ो, वैसे ही सवाल सॉल्व करो। नंबर नहीं आ रहे मत आने दो, आई डोंट केयर अबाउट दैट। सिर्फ एक चीज है, आई ट्राइड व्हाट आई कुड, दैट्स इट। खुश होने से और नंबर लाने से सिलेक्शन नहीं होते। सिलेक्शन के लिए अच्छे लेवल का सब्जेक्ट भी आना चाहिए, सॉल्व भी करना चाहिए, और एट द एंड ऑफ द डे यू विल विन द वॉर। जो चीज एक बार में नहीं आती समझ में दोबारा आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट ड्रॉप में नहीं होता, थर्ड ड्रॉप में सिलेक्शन हो जाता है, थर्ड ड्रॉप में आ जाता है समझ में। मैंने थर्ड ड्रॉप के लाइक एक ही ड्रॉप में पढ़ा दिया। कोचिंग थर्ड ड्रॉप में 3 ड्रॉप के बाद 3 बार पढ़ाती है, मैंने एक ही साल 3 बार पढ़ा दिया, हो गया थर्ड ड्रॉप। यार तू किसी भी सीनियर से पूछ ले, वो बोलेगा फर्स्ट ड्रॉप में समझ में नहीं आता था, सेकंड में आया ठीक से सिलेक्शन हुआ, थर्ड में मत समझ में आया, और उसके बाद मैंने मेहनत भी की और मैं जाके सिलेक्ट हो गया। तो मैंने एक ही साल में थर्ड ड्रॉप का पढ़ा दिया। चलो और आगे बढ़ते हो, और आगे बढ़ते हो। अब कॉलरॉच का नियम हो गया, हकल सागर इक्वेशन हो गया। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, सुनो। लैम्डा मैं बोल रहा था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटाइन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनाइन। इसमें कोई डिवीजन सबसेक्शन करना है क्या? बाई चार्ज इनटू चार्ज कुछ ऐसा करना है क्या? कुछ भी नहीं करना, यही फॉर्मूला है। यदि किसी ने तुमसे बोला शायद तुम्हारे मॉड्यूल में आंसर गलत दिया हुआ है या किसी एक मटेरियल में आंसर गलत दिया हुआ है, एमटीजी में कहीं तो आंसर गलत दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया, कोई मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ कर दिया है, ठीक है ना? हाँ, तो कुछ भी नहीं करना है। पीवाईक्यू क्वेश्चन सही है, आंसर उसमें जिसने लगाया गलत लगाया। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनाइन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटाइन। इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है, स्ट्रेट यही है, ठीक है? हाँ बोलो। तो जैसे अपने को दे दिया जाए Al2SO4 होल थ्राइस का निकालना है, ठीक है, तो हमें कैटायन में केवल एक Al का देना है, 2 का लेना है। मैं तेरे को पूरा प्रूफ करता हूँ, टेंशन मत ले, ठीक है ना? सोच, आपको ये पता है कि लैम्डा m
लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर होता है, प्लीज ध्यान दें, लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर होता है कटप्पा इंटू 1000 बाई एन। नानी मम्मी से बड़ी होती है, तो कटप्पा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। इसका मतलब हुआ लैम्डा इक्विवेलेंट इंटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा एम। ठीक है, अब आशीष ने कहा Al2SO4, ठीक, होल थ्राइस का कंडक्टेंस है x, का कंडक्टेंस है x, Al2 होल थ्राइस का, Al2SO4 होल थ्राइस का कंडक्टेंस है x, तो मोलर कंडक्टेंस है x, x इज मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, x बाई 6 हो जाएगा बाई दिस फॉर्मूला। सही है। अब सुनना, मान लो मैं कुछ हाइपोथेटिकल वैल्यूज दे देता हूं। Al+3 के कंडक्टेंस को मैं बोल देता हूं 20, सल्फेट के कंडक्टेंस को मैं बोल देता हूं मान लो 10। ठीक है, उसने बोला मोलर कंडक्टेंस बताओ। ये एल्युमिनियम+3 का कंडक्टेंस है, ये सल्फेट का है, मतलब ये आयनिक कंडक्टेंस है। ठीक है, उसने बोला मोलर कंडक्टेंस बताओ 70। तो लैम्डा m बराबर कितना हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस आपको बताना है, कितना होगा 20 गुणा 2 प्लस 10 गुणा 3 बराबर 70। क्लियर है, बराबर 70। भाई आयनिक कंडक्टेंस था ना, वो आयन का कंडक्टेंस था, तो एक का 20 था और एक का 10 था, सल्फेट 3 थे, एल्युमिनियम 2 थे। क्लियर है, तो हो गया। अब सोचो, अब लैम्डा m के बाद तुम्हें उसने बोला लैम्डा इक्विवेलेंट बता दो क्या होगा, तो लैम्डा इक्विवेलेंट होता 70/6, टोटल चार्ज 6, एल्युमिनियम+3 का वैलेंसी फैक्टर 6 आया, तो 70/6 आया। अब मैं प्रूव करता हूं, आयनिक कंडक्टेंस क्या था उसका 20, उसका कितना था 10। इसका मतलब लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता, एक आयन का कंडक्टेंस यदि आपको पता है और उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस नापना है, तो एक आयन मतलब 27 ग्राम एल्युमिनियम और एक इक्विवेलेंट मतलब 9 ग्राम एल्युमिनियम, तो जो 27 ग्राम एल्युमिनियम के द्वारा किया जाएगा उसका 3 गुना कम 9 ग्राम के द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो गया, आयनिक कंडक्टेंस बाई चार्ज इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। आयनिक कंडक्टेंस कितना था 20 बटे कितना 30 प्लस 10 बटे कितना 2 बराबर कितना हो गया, एलसीएम कितना है 6, 2 40, 3 30 बराबर कितना हो गया 70/6। हेंस प्रूफ। क्लियर है। हाँ देखो, मैंने हर एस्पेक्ट इस सवाल में दिखा दिया। आयन का कंडक्टेंस दिया था 20 और 10, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मोलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर। इसका मोलर मास 27 है, वैलेंसी फैक्टर कितना है 3 है। जो 27 ग्राम ने 20 किया तो 9 ग्राम कितना करेगा बटे 3 करेगा। अब इतना लॉजिक फिट हो गया। अब अपन ने क्या किया, फॉर्मूला बना दिया, आयनिक कंडक्टेंस बाई चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस एनायन इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्ट। ओरिजिनल फॉर्मूला। क्लियर है। तो मैंने यहां पे एक ओरिजिनल फॉर्मूला ये लिखा मस्त, एक ये लिखा मस्त। क्लियर है। वो धीरे से ऐसे ही बात करते हैं, वो जोर से बात करेगी तो कबूतर भाग जाएंगे। विशाल तो पिट गया था पिछली बार, गया था तो तेरी बेस्टी है ना, हाँ तू जा, वो खाने पीने से उड़ जाएगा ही। और यहाँ से लेके वहां तक पूरा पीडब्ल्यू उड़ देगा इसको, सारे पीडब्ल्यू वाले दोस्त है उसके। और नयन महाराष्ट्र से लेके आएगा गुंडे, हटा दो इसको। क्लियर है। और विशाल बीच में आएगा नहीं, आधे आधे खेल लेगा। बिठा दूं इसको। उनसे तो तू पंगा ले ही नहीं सकता, मैं तेरे को बताऊं।
सुमनी सर की पूरी दुकान उन्हीं की है। तेरा पनीर और वो जो है ना सब कैंसिल। वो बोलती नहीं है, ये लोग बुलवाते हैं उससे, वो बहुत सीधी है। हाँ बेटा, वैसे वो बहुत अच्छी है। अभी एक दिन श्वेता बहुत नाराज हो गई थी, तो उससे सब हार गए इसको मनाने से। उसने कहा सर मैं जाती हूँ। एक बार गई, ये नहीं मानी, फिर वो दोबारा गई, फिर वो तिवारा गई, इसको मना के ही वापस आई। एक बार मेरे को तो देख के ही मन जाती है। चलो पढ़ते हैं। उसको लगता है कि चलो मैं नहीं बोल रहा कुछ भी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुनो तो मेरी बात ध्यान से, तुम लोग प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? मैं फॉर्मूला वापस से बोलता हूँ तुमको। ये गोला लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, बोलो लैम्डा इक्विवेलेंट कैटायन प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट एनायन। चल आशीष तू भी बता दे बेटा। लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर, हाँ बोल, कटप्पा इंटू 1000 बाई एन। और कोई कंट्रीब्यूट करो। लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कटप्पा इंटू वी। और कोई बता दो। लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कटप्पा अपॉन 1000 इंटू वी। और कोई बता दो। लैम्डा इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन अपॉन चार्ज ऑन कैटायन प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ, ये पर आयन है कंडक्टेंस ऑफ एनायन, ऊपर नहीं लिख सकते, ऑफ एनायन अपॉन चार्ज ऑन एनायन इज इक्वल्स टू लैम्डा इक्विवेलेंट सॉल्ट। और बोलो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू लैम्डा एम बाई वैलेंसी वेक्टर। और कोई फॉर्मूला? अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो? एक मोल के द्वारा इक्विवेलेंट तो कम ही होता है ना मोल से, तो मोल डिवाइडेड बाई समथिंग होगा ना बेटा। एक मोल Al2SO4 में कितना आता है? 27 गुणा 2 54, 56 गुणा 3 इतना आएगा पूरा धन। लेकिन एक इक्विवेलेंट Al2SO4 में कितना आएगा? 48 प्लस 9। तो एक तरफ 48 प्लस 9 ग्राम कंडक्टेंस कर रहे हैं और दूसरी तरफ 54 प्लस 96 इंटू 3 ग्राम कंडक्टेंस कर रहे हैं। तो कब कंडक्टेंस ज्यादा होगा, मोलर के इक्विवेलेंट? मोलर ज्यादा होगा ना, मोलर में ज्यादा वेट है ना मेरे भाई। मोलर में इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम का कितना होता है? जल्दी बोलो। 9। और सल्फेट का 48, 48। तो 9 प्लस 48 मतलब 57 ग्राम द्वारा किए गए कंडक्टेंस को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं। और 54 प्लस 96 इंटू 3 कितना होता है? 96 इंटू 3, अरे 300 माइनस 6 कर देना, सॉरी 300 माइनस 12, 288 हो गया। 288 प्लस कितना करना था? 54, कितना हुआ? 342। शाबाश। तो 342 के द्वारा किए गए कंडक्टेंस को बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस और 57 के द्वारा किए गए कंडक्टेंस को बोलते हैं इक्विवेलेंट। अब तो याद रह जाएगा, अब तो याद रह जाएगा। 57 ग्राम द्वारा जो कंडक्टेंस किया जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस द्वारा, वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। और मोलर कंडक्टेंस है 2342। सुक्रोज का निकाल दिया क्या? तो सही होगा। तो क्लियर है, एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, 2-4 इधर उधर। आ गया ना समझ में? सच्ची मुच्ची मुच्ची सच्ची। चल इस कंसेप्ट में तुम लोग प्रॉब्लम तो नहीं करोगे? आएगा तो आ जाएगा सबको। एक और लिख दूं क्या यहाँ पे थोड़ा सा? ये देखो, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कटप्पा इंटू वी। लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कटप्पा इंटू 1000 बाई एम। और लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कटप्पा अपॉन 1000 एम। लैम्डा इक्विवेलेंट के लिए लिखा हुआ लिख ले। वो m को n में कन्वर्ट करके। हाँ ठीक है, इतनी बात क्लियर सब लोग को? ये सब मोलर कंडक्टेंस वाले हैं। जल्दी बताओ ये वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम?
हाँ लैम्डा एम में तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। इसकी यूनिट क्या है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी यूनिट क्या है? ओम के स्थान पे मो या सीमेन भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना? ओम के स्थान पे ओम पर के स्थान। ओम पर के स्थान, ओम पर के स्थान पे ऑब्वियसली, है ना? मो बोल सकते हैं, सीमेन इनवर्स बोल सकते हैं, ठीक। चलो जी, हो गया। अब तो पढ़ोगी लो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया जी? वाह यार मजा आ गया। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, रिवीजन चल रहा है, विजन नहीं चल रहा है। रिवीजन बिठा दो इसको, बिठा दो। हाँ जी, हो गया। चलो गाइस चलो गाइस चलो गाइस 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 प्लीज कम बैक। आओ और ज्ञान की गंगा बहाएं, ठीक है ना बेटा? ज्ञान की गंगा बहाएं, ज्ञान की गंगा बहाते। क्या बात कर रहे थे बोलो अभी? कंडक्टेंस, पोलर कंडक्टेंस, क्या क्या बात कर रहे थे? हाँ बच्चे, इक्विवेलेंट हो गया, सारे फॉर्मूले हो गए। अब अपन शायद सेल वाले पोर्शन पे जंप कर सकते हैं। अरे एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ तो पढ़ा ही नहीं। ठीक है चलो, बस बेटा आ रहे हैं। एक सेकंड बस मैं वो हेडिंग देखता जाऊंगा। छोटा सा डाउट है। छोटा सा डाउट बोल, बोल जल्दी बोल जल्दी बोल। सर लैम्डा नॉट माइनस bl रूट c ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है। ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, हाँ लेकिन कोलरॉस लॉ वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों पे एप्लीकेबल है, ठीक है। चलो एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ। सर आई बैक टू स्टेट यू दैट, क्या बोला इस टाइम? हाँ ठीक है, वो अलग है, वो तो केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए तुम। चलो अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ। नंबर 1, टू कैलकुलेट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकता है, स्ट्रॉन्ग का भी कर सकता है, ठीक है। चलो उसके बाद टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या होता है? अल्फा, अल्फा बराबर होता है लैम्डा एम सी एम इंफिनिटी। So this is molar conductance at certain concentration and this is molar conductance at infinite dilution. It is calculated using Kohlrausch law. It is calculated using Kalu ka niyam, Kohlrausch law, and it is calculated using बोलोडा, it is calculated using Khalukinium and it is calculated using बोलो नहीं lambda mc is equals to कटप्पा into 1000 by m। समझ रहे बात को? कोलरॉस लॉ द्वारा ये निकालेंगे अपन, और ये लैम्डा एम सी उससे निकालते हैं, क्योंकि अल्फा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो वैसे ही 100% टूटा हुआ है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन ही होती है जो हाई कंसंट्रेशन में पूरा टूट जाए वही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसलिए डाइल्यूशन पे उसका टूटना फूटना नहीं होता, पहले से टूटा हुआ रहता है। क्लियर है? क्लियर है? मैं अनुराग की तरफ देख रहा था, आजकल मेरी आंखें थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है। तो लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी, इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग कोलरॉस लॉ, ठीक है। आ गया ना, समझ में आ गया ना सब लोगों को? ओ गाइस एक्सीलेंट। अब अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। इसके बाद वो बोलता है के की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमको पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के होता है वो बराबर होता है सी अल्फा स्क्वायर। ये भी कैलकुलेट हो सकता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बोलो बेटा, किसी ने बोला मेरा नाम है एसिटिक एसिड, ठीक है, टूटा एसिटेट प्लस H प्लस आयन, करेक्ट है।
उसने बोला कि मेरा नाम है CH3COONA, मेरा कंडक्टेंस है X, मेरा नाम है HCl, मेरा कंडक्टेंस है Y, मेरा नाम है NaCl, मेरा कंडक्टेंस है Z। करेक्ट है? और उसने कहा कि मेरा नाम है कटप्पा, मेरी वैल्यू है M, बोलो बेटा। उसमें जो मेरी मोलैरिटी या कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COH इक्वल टू 0.2, हाँ चलो 0.2 दे देते हैं, ठीक है ना, मोल पर लीटर। ठीक, अब उसने यदि आपसे ये पूछा बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी सोचो। अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए आपको लैम्डा MC निकालना पड़ेगा अपॉन लैम्डा M इन्फिनिटी निकालना पड़ेगा। लैम्डा MC के लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा कटप्पा इंटू 1000, और कटप्पा की वैल्यू कितनी है, M है, इंटू 1000 बटे C कितना है, 0.2 है। 0.2 का मतलब 1/5 होता है, मतलब 5000 M हो जाएगा। बोलो बेटा, ये लैम्डा MC हुआ। लैम्डा M इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई माइनस जेड। तो बस उसने पूछा था अल्फा कितना है, तो बोलना 5000 M डिवाइडेड बाई x प्लस वाई माइनस जेड, दैट इज आर। करेक्ट है? हो गया, निकल गया। अब वो यदि पूछ ले इसका K इक्विलिब्रियम भी बता दो, तो आप बोल देना K इक्विलिब्रियम चाहिए आपको, तो लो, तो बोल देना K इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर। C 0.2 है मतलब 1/5 है, तो 1/5 हो गया इंटू अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5000 इंटू 5000 इंटू M स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई माइनस जी का होल स्क्वायर। सही है? आ गया आंसर, जी। ओके, जी मिटा दो इसको, वाई। ये सब कॉपी पे लिखा हुआ है, बस ये कहीं एक्स वाई जेड की जगह कुछ और लिख दिया हो। वो K इक्विलिब्रियम जैसे हो गया ना, हाँ K इक्विलिब्रियम ही तो हो गया वो, K डिसोसिएशन। हाँ, के इक्विलिब्रियम का मतलब ही तो होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। भाई साहब, डिसोसिएशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट बराबर के होता है, और अल्फा बराबर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। क्लियर है? थोप लो। थोप लिया बेटा। अब कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया। इसके बाद अगला जो कंसेप्ट आता है वो आता है टू कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी मोलैरिटी होती है, क्या समझे? सॉल्युबिलिटी मोलैरिटी होती है, और जो सुनो बेटा पूरा, सॉल्युबिलिटी मोलैरिटी होती है, सॉल्युबिलिटी मोलैरिटी होती है, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वो जो मोलैरिटी x की पावर y, सुन तो लो, x की पावर x, y की पावर y और s की पावर x प्लस y होता है। नहीं सुना? अबे KSP क्या होता है? KSP होता है x की पावर x, y की पावर y और s की पावर x प्लस y। तुम भूल गए x और y क्या था? कोई भी इलेक्ट्रोलाइट यदि AXBY टाइप है तो वो होता है x की पावर x, y की पावर y और s की पावर x प्लस y। मान लो चाचा का नाम AgCl है, तो 1 की पावर 1, 1 की पावर 1 और s की पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू s स्क्वायर। मान लो चाचा का नाम AlCl3 है,
तो ये 1 है तो ये हो जाएगा 1 की पावर 1, और ये 3 है तो 3 की पावर 3, और s की पावर 1 प्लस 3, तो ये हो गया क्या KSP बराबर 27 s की पावर 4 इज इक्वल टू KSP। मान लो हमारा नाम है KALNARB, हाँ इजी निकल जाता है, लेकिन फिर भी मेरे को एक अच्छा लग रहा है, फास्फेट 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बोलो, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, s की पावर 6 आ गया। क्लियर है? ये जनरल फॉर्मूला आपने डिराइव किया हुआ है भाई, ये जनरल फॉर्मूला आपने डिराइव किया हुआ है, मैं सिर्फ उसका यूज कर रहा हूं, ठीक है। हाँ बिना फॉर्मूले की भी आ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो ज्यादा अच्छी अप्रोच है, समझने वाली अप्रोच है। हाँ ठीक है, तो आप अच्छी अप्रोच लगा लो, मिटा दूं इसको। मैं तो आपको अलग अलग एंगल से चीजें दिखा रहा हूं। चलो जी ठीक है बेटा। अब मोलैरिटी जो है, सुनो मेरी बात को ध्यान से प्लीज, प्लीज मेरी बात को सुनो, प्लीज प्लीज सुनो मेरी बात को ध्यान से। इसमें क्या होता है, जो अपन सॉल्युबिलिटी निकालते हैं S², जो सॉल्युबिलिटी निकालते हैं उसमें ये एक अजम्पशन होता है कि लैम्डा MC ही बराबर लैम्डा M इंफिनिटी है। सुनो मेरी बात को ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए होता है, क्लियर थी बात, सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए होता है, तो बहुत कम घुलते हैं बहुत ज्यादा डाइल्यूशन पर। तो इसलिए इस कंसेप्ट में ये अजम्पशन है कि लैम्डा MC बराबर लैम्डा M इंफिनिटी है, नहीं तो आपका उत्तर नहीं आएगा। किस कंसेप्ट में? KSP के कंसेप्ट में ये अजम्पशन है कि लैम्डा MC बराबर लैम्डा M इंफिनिटी है, वरना आपका उत्तर नहीं आएगा। सुना? KSP मैं बोलूं तुमको, मैंने लिखाया होगा वैसे, कोई बात नहीं सुन लो, लेकिन consider as if there is no attraction between electrolyte, it can be considered as solution of infinite dilution, lambda MC is equals to lambda M infinity, concentration is so less that it can be assumed that a solution containing sparingly soluble salt is similar to solution at infinite dilution, and we say that lambda M is equals to lambda M infinity। ठीक है, आप कहो तो आपके ग्रुप पे डाल दूं, ठीक है ना। तो आप अपने ग्रुप से ये बात थोप लेना, मैं डिटेल दे देता हूं आपको, 1 सेकंड को मैं देता हूं भाई साहब। मैंने तो उससे शेयर कर लिया, तुम लोगों को भेज देता हूँ, लिखवा दिया था बस, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलो गाइस अब सुनो, क्या बेटा, चलो बुराई मत करो, चलो आगे बढ़ो, सुनो मेरी बात को ध्यान से प्लीज। चाचा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, सुनो, द कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag3PO4 is इतना, and equivalent conductivity इतना, the KSP is कितना, बोलता है द कंडक्टिविटी ऑफ a saturated solution is 9 into 10 की पावर -6 सीमेन मीटर इनवर्स, and its equivalent conductivity is
1.5 इंटू 10 की पावर -4 सीमेन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स द KSP of Ag3PO4 is equal to Bhatt. At a constant temperature, the saturated solution of AgCl, आप फोटो खींच लेना, हो सकता है सेम सवाल मैंने करवाया हो, has conductivity 1.12 into 10 की पावर -8 Siemens centimeter inverse, lambda naught Ag plus is equals to 54.3 Siemens centimeter square equivalent inverse, lambda Cl negative is equals to 65.5 mole inverse. Find KSP. फाइंड KSP. KSP आपको निकालना है. 2 सवाल मैंने आपको दिए, मस्त सवाल आपको दिए, एक सवाल और दे देंगे, करो. बस ये कंसेप्ट आ गए तो बस ये वाला टॉपिक हो जाएगा. फिर अपन अगला टॉपिक वो सेल वाला. डराया बस. ए अनुराग सवाल निकाल. सो गया था तू, तभी ठीक नहीं है. सो जा, मैं तेरे को बदूं सुट्टा. तूने वो तो नहीं हो रहा. नहीं उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो सोने दे. हो जा. अरे ये है ना, ये इससे सर दर्द ठीक हो जाता है भाई. सर दर्द की दवा. तो तेरे को तो वो हो गया, मजा आता है जन्नाटा लेके. शुभम को भी बहुत ज्यादा चाहिए रहता. हाँ सही, अच्छा है. चलो गाइस, हो गया. ठीक है, पहले वाले का 27 तो बारे में दो में तो निकाल लिया. 27 पावर -20 की वैल्यू निकाला है ना, फिर बाद रखा है. पहले तो मैं सोचा 3 into 10 पावर 8 मेरा आता है तो 1.5 400. एक आंसर आया 400. चलो चेक करते हैं. 1.5 इंटू 10 की पावर -4. अरे क्या निकाल रहा था बे? हाँ सही है ना. कटप्पा 9 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 1/1000 इंटू नॉर्मेलिटी निकाल लेता हूँ. AgCl है क्या? Ag3PO4. ओके, और ये क्या दिया? मोल दिया है ना, तो m रखते ना नीचे, मोलैरिटी आ जाएगी, वही सॉल्युबिलिटी है. तो अब सोचो, ये इधर गया तो ये -1 बचा, सही है, और ये इधर गया तो 10 की पावर 5 हो गया. कोई बात नहीं. मोलैरिटी बराबर कितनी आई? कहाँ दिया इक्विवेलेंट? ये. अच्छा ठीक है, n निकाल लेते हैं. सारी इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो सही है. तो मेरे पास नॉर्मेलिटी बराबर कितनी आ जाएगी? देखो, 9 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 1.5 इंटू 10 की पावर -1 कट गया, 10 की पावर -5 आया, और ये कितना है? 1.5, तो 6 बार कट जाएगा.
तो हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -5। अब तुम्हारे पास नॉर्मलिटी आ गई, नानी मम्मी से बड़ी होती है -5 तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -5, नानी मम्मी से बड़ी होती है तो बाई कितना, ये मोलैरिटी चाहिए ना, तो बाई बाय 2 है 3 नॉर्मल हाँ 2 into 10 पर -5 2 इंटू 10 की पावर -5 आ गया, करेक्ट है, यही सॉल्युबिलिटी है। हाँ अभी बराबर हो जाएगा 3 की पावर 3, 1 की पावर 3 और s की पावर 4 बराबर ks पे। सो दैट इज इक्वल टू 27 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -20। क्लियर है? बोला तो चलो ठीक है, डन, गुड। अगला क्वेश्चन करो। अच्छा है, लेकिन फाइनल तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं वो मुझे तभी लूंगा मैं जब तुम टेस्ट दोगे, तब पता लगेगा कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और टेस्ट में चीटिंग मत करना क्योंकि मैं हफ्ते भर तक ताने मारता रहूंगा। मेरा फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं पढ़ता, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो पढ़ता होगा फर्क, जो चीटिंग करता है उसको। नहीं पढ़ता, नहीं 25 into 10 की पावर -16 है 25 into 10 की पावर -16 25 इंटू 10 की पावर -16, दैट इज व्हाट यू वांट टू से। ओह ऑप्शन दिए लैम्डा एजी सीएल के हाँ भाई, एक मिनट, अगला सवाल देखो, इसको अच्छे से समझ लो क्योंकि जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें इस टाइप के क्वेश्चन होंगे बहुत सारे। हाँ, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और मेरे को आज याद दिला दोगी तो मैं कल तुम्हें पढ़ा दूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा, कल नहीं परसों। कंडोमेट्रिक टाइट्रेशन वो मैंने नहीं पढ़ाया, ना तुम्हें पढ़ाया ना तुम्हें पढ़ाया, जेई के लिए आता है, ठीक है ना। कुछ नहीं हो, एकदम सिंपल है, लेकिन मुझे बस याद दिलाना है तुमको कि सर ये वाला टाइट्रेशन आपको पढ़ाना। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl दो बोलो केएस पे कंसंट्रेशन कैसे आया तुम्हारा? K into 1000 by m equals to इसका लैम्डा मोलर वाला निकालना। अच्छा, पर ये तो इन्फिनिटी वाला है, फॉर्मूला तो लैम्डा MC का लगा रही हो, तो राइट, इसलिए यहाँ पे लैम्डा MC बराबर लैम्डा इन्फिनिटी लिया जा सकता है। हाँ तो मैंने इन दोनों को सम कर दिया, कितना है सम करके? लगभग 120 इज इक्वल टू कटप्पा इंटू कटप्पा कितना दिया है? सीमेन इनवर्स दिया हुआ है, और वो भी क्या कहते हैं सेंटीमीटर में 12 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 1000 बाई C, सही है। 120 ने इसको 120 ने मारा नहीं, C बराबर जाएगा 1.12 अपॉन 1.2, ये 112 ही आ रहा होगा क्या 120 को 220 कर दिया यार? 65.5 है ना, और कितना है 54.3, पर 120 ही आएगा। 120 ही आएगा, हाँ ये 119.85 है। ठीक है। तो अब ठीक है, देख लेंगे, इंटू 10 की पावर माइनस कितना आ गया 5, ठीक है। 12 का पहाड़ा, 120 को अरे सुनो, तो 12 का पहाड़ा नहीं आता कि तुमको? 12 के 12 बढ़ दो, 12 8 96, 120 आपने 1.2 क्यों किया? ये बोल रहा हूँ मैं। 120 को मैं कर देता 1.12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10 की घात -6। 12 का पहाड़ा पढ़ो, 12 8 96, 12 नंबर 108, तो 12 नंबर 108, तो ये हो गया 0.9, 108 बची कितनी 4, तो 3 36, 0.9 0.0, ये चलो ये कर लेते हैं, 93 हो गया क्या, इंटू 10 की घात -6 विच इज इक्वल टू 9.3 इंटू 10 की घात -8, सही है। ये क्या आया
कंसंट्रेशन है कौन, AgCl, इसका स्क्वायर कर दो, खेल खत्म हो जाएगा और पैसा हजम हो जाएगा। सही आंसर 9.3 × 10⁻⁸ का स्क्वायर। चलो भाई आगे ना, तुम लोगों को सब कुछ समझ में है? भाई तू जीनियस है, कैसे अंतर आ सकता है? खुश, अच्छा आगे बढ़ जाए। 120 को 220 कर दिया और तेरे को अंतर नहीं दे रहा दिखाई। फिर भी बहुत कमी आएगा। कोई बात नहीं। अबे मैं खुद ही उसकी हुडी पहन के आने वाला हूँ। मेरे पास उसका पैंट रखा है नया वो, और हुडी उसकी रखी है नहीं, वो तीन ही है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं पता है मैंने क्यों नहीं पहनी, अब मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। चलो इसके बाद में क्या हुआ, ये खत्म। अब मैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला टॉपिक पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो हे भगवान, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक। मुझे बताओ समय कितना है हमारे पास? बहुत ज्यादा समय। चलो हो गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, ठीक। तो दो टाइप का पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोड का, एक होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और एक होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सही है बेटा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब एक तो स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर 298 केल्विन, इसके अलावा कंसंट्रेशन 1 m और प्रेशर यदि है तो एक बार, दो बार नहीं, एक बार, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, a की पावर n प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स मी a, एक्वस मीडियम। इसकी जो भी वैल्यू होती है उसको हम SRP वैल्यू बोलते हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक। यदि वो वैल्यू पॉजिटिव है तो इट इज गुड न्यूज, नेगेटिव है तो इट इज बैड न्यूज। मतलब किस चीज के लिए? इस प्रोसेस के लिए। मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है एक्वस मीडियम में इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। पॉजिटिव वैल्यू है मतलब H+ की तुलना में वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है एक्वस मीडियम में। मतलब एक्वस मीडियम में यदि H+ पड़ा होगा और a की पावर n+ पड़ा होगा, यदि इसके लिए वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे कि कॉपर +++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स मी Cu, इसके लिए SRP वैल्यू कितनी होती है? 0.34 होती है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचता और वो बनाता हाफ H2 तो उसके लिए SRP क्या है? 0 है। तो इसकी तुलना में इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता अधिक है, मतलब इसकी रिडक्शन होने की क्षमता ज्यादा है इससे, मतलब इसका खुद को रिड्यूस करने का पोटेंशियल ज्यादा है इससे। जबकि जिंक प्लस जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा और वो जिंकुआ बनाएगा तो -0.76, मतलब इसकी तुलना में इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता नेगेटिव है और -0.76 है, मतलब माइनस में है। जैसे सोडियम प्लस है, जैसे यहाँ एक और ले लूं Ag++ इलेक्ट्रॉन गिव्स मी Ag, ये क्षमता जो है वो आती है +1.08 आई सपोज। देख लेना एक बार, Ag+ के इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता +1.08 ऐसी है, जबकि सोडियम प्लस की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता जहां तक मुझे याद है -2.37 समथिंग लाइक दिस है। कुल मिलाकर के वैल्यू एग्जैक्टली सेम है कि नहीं, इससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से कि आप इसको तुलनात्मक रूप से समझते हो कि नहीं समझते हो। जितनी अधिक होगी ये वैल्यू पॉजिटिव SRP की, उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी कैटाइन की इलेक्ट्रॉन को खींचने की, ठीक है। और ये टेंडेंसी या तो कैटाइन की होती है या फिर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा और वो फ्लोराइड बनाएगा, वो -2.87 हो। समझ रहे बात को? सॉरी, +2.87 हो। मतलब फ्लोरीन नॉन मेटल सबसे बड़ा भुक्का है इलेक्ट्रॉन के मामले में और वो 2.87 विद प्लस साइन ले रहा है। मतलब इसमें ये वाली वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। मतलब इसकी
सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, क्योंकि खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी इसकी सबसे ज्यादा है। तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी क्या होगी? सबसे ज्यादा, क्योंकि खुद रिड्यूस होगा तो सामने वाले को क्या करेगा? मतलब जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी वो बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और खुद का क्या कराएगा? रिडक्शन। समझ बात को? तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या ऑक्सीडेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या ऑक्सीडेंट होगा, और उसमें कैथोड बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, कैथोड की तरह एक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। करेक्ट दी बात? करेक्ट दी बात? उसका कैथोड पर जाकर के डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ठीक, तो जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा वो बड़ा ऑक्सीडेंट, जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा इट हैज मोर टेंडेंसी टू एक्ट लाइक कैथोड, जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा वो कैथोड पे जाकर के अपने आप को ज्यादा जल्दी डिस्चार्ज करेगा, क्योंकि एसआरपी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन लेगा। क्लियर है? जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा उसका मेटल किसी दूसरे, उसका नॉन मेटल किसी दूसरे नॉन मेटल को रिप्लेस करेगा। जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा उसका नॉन मेटल किसी दूसरे नॉन मेटल को रिप्लेस करेगा, क्योंकि उसको बोलेगा ला ठाकुर ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, और वो गंजा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। जैसे उसके टकले से चार्ज गए, काउंटर कैटाइन उसको पहचानने से मना कर देगा, तो अब उसको रिप्लेस कौन करेगा? ये स्वयं रिप्लेस कर लेगा। तो इसका मतलब सॉल्ट के अंदर रिप्लेस करने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगी, बशर्ते वो स्वयं एनाइन की तरह एक्ट कर रहा हो। क्लियर है? बशर्ते वो स्वयं एनाइन की तरह एक्ट कर रहा हो। कुल मिला के बात है सरल, एक ही लाइन से सारी लाइन रिलेटेड है। मैं और भी 2-4-5 लाइन बोल सकता हूं, पर आपको एक बेसिक चीज समझनी है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, ऑक्सीडेंट क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। रटना नहीं है, समझना है, एंड लेट द क्वेश्चन कम। ठीक, अब इसके बाद आता है एसओपी, जिसका एसओपी ज्यादा उसका ए गिव्स या बी गिव्स लिख देता हूं, बी प्लस एन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जिसका एसओपी ज्यादा, अच्छा एसआरपी किसका ज्यादा होता है? कौन सी दो स्पीशीज का? नहीं, मैं कह रहा हूं किस प्रकार की स्पीशीज का एसआरपी होता है। अच्छा, मेटल कैटाइन का होता है कि मेटल का होता है? हाँ, नॉन मेटल एनाइन का होता है कि नॉन मेटल का होता है? नॉन मेटल का होता है ना। एनाइन का तभी हो सकता है जब एनाइन अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ना हो। यदि लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं हुआ तो हो सकता है, जैसे O नेगेटिव है तो वो O नेगेटिव नेगेटिव में जाना चाहेगा, तो उसकी एसआरपी हो सकती है। जैसे जैसे कि पर ऑक्सी बाईसल्फेट या डाईसल्फेट होता है, तो पर ऑक्सी बाईसल्फेट के अंदर क्या होता है? O एस डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एस डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O नेगेटिव, बीच वाले दो O -1 -1 में होते, तो -2 में जा सकते हैं ना, वो पता है ना। मेटल तो किसी भी स्टेट में हो, मेटल पे +1 का चार्ज होगा तो भी इलेक्ट्रॉन लेगा, +2 का होगा तो भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे Fe+2 भी इलेक्ट्रॉन लेगा, Fe+3 भी इलेक्ट्रॉन देगा, +3 ज्यादा बहरा के लेगा। एसआरपी की बात चल रही है ना, एसओपी का तुम बोल रहे हो, हम बात एसआरपी की कर रहे थे। क्या ही कर रहे थे? एसआरपी की कर रहे थे। एसओपी पे एसओपी की बात करेंगे, ठीक है। अब तो एसआरपी किस किस का हो गया? किस किस का एसआरपी? कौन इलेक्ट्रॉन खींचता है? मेटल कैटाइन और नॉन मेटल। नॉन मेटल या मेटल कैटाइन। मेटल नॉन मेटल एनाइन भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है क्या? बशर्ते वो अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ना हो। अच्छा, मेटल भी क्या इलेक्ट्रॉन खींच सकता है? मेटल भी मतलब मेटल टेक्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म M नेगेटिव। अरे कॉपर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं लेता, कॉपर ++ लेता है भाई साहब। मेटल कभी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तुम्हें कोई एग्जाम्पल में नहीं दिखेगा कि कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर नेगेटिव बना दिया।
आया कि नहीं आया? बात एक्वस मीडियम में चल रही है। तो एक्वस मीडियम में वहां पर ऑक्सीजन रखा हुआ है, ओ नेगेटिव नेगेटिव रखा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना। बनस्पत कॉपर के इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन सॉरी H प्लस इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, बनस्पत कॉपर इलेक्ट्रॉन ले। और बात एक्वस मीडियम में चल रही है, H प्लस पे इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कॉपर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी से वो कहीं 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 ज्यादा होगी। आप प्रैक्टिकली कोई एग्जांपल देखते ही नहीं हो जहां पर कि कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कॉपर नेगेटिव बना रहा है। ऐसा नहीं है कि लेता ही नहीं है, पर प्रैक्टिकली आपको आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कोई ऐसा एग्जांपल नहीं मिलेगा जब मेटल इलेक्ट्रॉन ले रहा हो। मतलब एसआरपी सदा मेटल कैटाइन के लिए डिफाइंड है, मेटल डिफाइंड नहीं है। करेक्ट है थी बात? अच्छा, उसके बाद आता है एसओपी। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देना। कौन इलेक्ट्रॉन देता है विशाल? कौन इलेक्ट्रॉन देता है बेटा? केटोन, मेटल एनाइन। मेटल एनाइन तो बनते ही नहीं, फिर ध्यान दो भाई, मेटल देता है। ऐसा बोला तुमने? ठीक बोला तुमने, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है। और कौन देता है? मदद मत करो उसकी। हाँ तेरे को ही पता है ये उल्टा बोल रहा है। हाँ और बोलो, और जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। और किसका हुआ? एसओ, नॉन मेटल एनाइन। नॉन मेटल एनाइन इलेक्ट्रॉन देता है। क्लियर है? मेटल कैटाइन इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या? दे सकता है, यदि वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है। जैसे Fe+2 है, Fe+2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो Fe+3 में जा सकता है, लेकिन सोडियम प्लस का भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि सोडियम प्लस प्लस कुछ नहीं होता। समझ गया कि नहीं समझ गया ये? तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ है जी? जिसका एसओपी ज्यादा है वो एनोड की तरह काम कर सकता है, जिसका एसओपी ज्यादा है वो एनोड पे जाकर के उसका एनाइन डिस्चार्ज हो सकता है। कहेगा मेरी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा, ले धल्ले इलेक्ट्रॉन। समझ बात को? तो एनाइन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ जाएगा। दो चीजें हैं, दो एनाइन मान लो आपके पास है, आपके पास दो एनाइन है, एक हो गया फ्लोराइड, एक हो गया क्लोराइड। तो जब आप इसकी टेंडेंसी देखोगे हाफ F2 प्लस इलेक्ट्रॉन, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जब आप E0 वैल्यू देखोगे तो इसकी E0 वैल्यू -2.87 समथिंग है। इसकी वैल्यू भी माइनस पे होगी पर रिलेटिवली कम होगी। हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है तो एसओपी होगा। ये -2.87 है, इसकी वैल्यू माइनस पे होगी, लेकिन मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं माइनस पे कितनी है, पर 2.87 से कम होगी। क्या समझे? क्लियर थी बात? अब यदि किसी का एसओपी ज्यादा है तो वो किसको रिप्लेस करेगा? उस मेटल सॉल्ट में किसको रिप्लेस करेगा? यदि किसी का एसओपी ज्यादा है तो कैटाइन को रिप्लेस करेगा। कौन? जनरली मेटल। हाँ। और कौन सा मेटल रिप्लेस करेगा? जिसका एसओपी ज्यादा है। एसओपी ज्यादा है। जिस मेटल का एसओपी ज्यादा है वो उस मेटल के कैटाइन को रिप्लेस करेगा जिसका एसओपी कम है। जिसका एसआरपी ज्यादा है वो उस एनाइन को रिप्लेस करेगा जिसका एसआरपी कम है। मेरा ज्यादा है, मैं रिप्लेस करूंगा एसआरपी, वो एनाइन को रिप्लेस करता है। एसओपी में कैटाइन रिप्लेस होता है। क्लियर है? चलो गाइस, अब एक टर्म है रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। अब ऐसे सीखो आप, यदि मान लो ये पता है सब कॉमन सेंस रिलेटेड है, इसलिए इसमें आपके लिए मैं कोई वो नहीं कर सकता शॉर्ट की डिजाइन, क्योंकि इसमें ना एग्जामिनर अलग अलग एंगल से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है तुमको, और है ये पूरा कॉमन सेंस। एसओपी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की कि देने की टेंडेंसी? इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। एसआरपी मतलब इलेक्ट्रॉन, कौन इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा? कौन इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा? मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। और कौन नहीं लेगा इलेक्ट्रॉन? वो एनाइन जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, एनाइन जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच गया माइनस में। हाँ। मतलब ऐसा एनाइन जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एक बार ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेता। क्लियर थी बात? कौन? एनाइन।
एनाइन एक बार ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो दो चीजें जो इलेक्ट्रॉन नहीं लेती प्रैक्टिकली वो है मेटल और मेटल और नॉन मेटल का एनाइन जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। हाँ है जी? जी सर। तो कौन इलेक्ट्रॉन लेता है फिर? नॉन मेटल और मेटल कैटाइन। नॉन मेटल एनाइन इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या? ले सकता है, यदि वो अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में इंडिविजुअली, जैसे O नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, लेकिन O नेगेटिव है सर तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। सही है, कंसेप्ट क्लियर हुआ? कौन इलेक्ट्रॉन देता है? मेटल देता है और मेटल देता है और नॉन मेटल एनाइन देता है। कौन इलेक्ट्रॉन नहीं देता है? नॉन मेटल नहीं देते। इन जनरल तुम नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हुए नहीं देखोगे, स्पेशली हेलोजेंस, ऑक्सीजन, ये सब नहीं देखोगे कि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। नॉर्मली इनका यदि कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो इनका एनाइन इलेक्ट्रॉन देगा। नॉन मेटल अपने टकले पे पॉजिटिव चार्ज नहीं लेगा। और कौन इलेक्ट्रॉन नहीं देता? बॉन्डिंग होती है ना, CO4 नेगेटिव। जैसे मतलब अपन जो स्ट्रक्चर में देखते थे ना केमिकल बॉन्डिंग, उसका ऑक्टेट कंप्लीट थोड़ी ना हुआ था वहां पे। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसने बॉन्डिंग करी थी। ठीक है ना? हो गया? 4 बज गई क्या? बज गई तो बज जाओ, कल पढ़ाएंगे। कल फिर से इसको रिवाइज करेंगे। आप भी रिवाइज करके आना।